Now, in previous class, we have learned about the basic parts of the cell, is that cell membrane, cytoplasm and nucleus. Today, we learn about the function of the basic parts of the cell. What are the main function of basic parts of the cell? Today, we are discuss about the basic functions of basic parts of the cell. We already discussed about the basic parts of the cell. Is that cell membrane? Is that nucleus? Is that cytoplasm? There are three basic parts of the cell. And now today we have a study about the basic functions of the cell. Today we learn about the basic functions of the cell. First of all, here is given cell membrane. What are the main functions of the cell membrane? Those cells which are present inside of our body. We know that outermost layer of the cell is refers to the cell membrane. This is the outermost layer of the cell. This is the outermost layer of the cell refers to the cell membrane. मतलब ये जो outermost layer है, इसी को क्या कहा जा रहा है? सेल मेम्ब्रेन. और सेल मेम्ब्रेन को selective permeable membrane भी कहा जाता है. Cell membrane is also known as selective permeable membrane. मतलब सेल को सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है. लेकिन सेल को सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है? Why cell is called selective permeable membrane? क्यों सेल को कहा गया है सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन? क्योंकि सेल के अंदर ओनली सिलेक्टिव सब्सटेंसेस ही इंटर कर सकता है. जो सेल के लिए यूजफुल सब्सटेंसेस हो वही इंटर कर सकता है. उसके अलावा सेल के अंदर कोई भी सब्सटेंसेस नहीं जा सकता है. इसीलिए सेल को सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहा गया. इसीलिए सेल को सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहा गया है, क्योंकि सेल ऑलवेज सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही इंटर करने देता है अपने सेल बॉडी में. अब सिलेक्टिव सब्सटेंसेस कौन कौन सा हो गया? अब सिलेक्टिव सब्सटेंसेस जैसे जान ले, जैसे हो गया एनर्जी, जैसे हो गया गैस. These are the selective substances through which entered inside the cell membrane. Now, there are two ways through which selective substances entered inside the cell. इसका दो तरीका है जिसके द्वारा selective substances सेल के अंदर जाता है. हम ये डिस्कस कर लिए सेल को सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है. इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेल जो है सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही इंटर करने देता है, उसके अलावा किसी को एंट्री नहीं देता है. कौन? सेल मेम्ब्रेन. इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है. अब जो सब्सटेंसेस सेल के अंदर जा रहा है, इसका टू वेज है. दो वेज के द्वारा, दो विधि के द्वारा सेल के अंदर यूजफुल सब्सटेंसेस एंटर करता है. दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन. दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस आर टू वेज थ्रू व्हिच selective substances entered inside the cell. अब क्वेश्चन अराइज होता है, ये डिफ्यूजन क्या होता है? जितने भी गैसियस सब्सटेंसेस सेल के अंदर जाते हैं वो किसके थ्रू जाते हैं? डिफ्यूजन के थ्रू. मतलब गैसियस सब्सटेंसेस एक्सचेंज थ्रू द सेल मेम्ब्रेन और selective permeable membrane through the process of diffusion. सपोज कीजिए ये अगर O2 है, सपोज कीजिए ये अगर हमारा O2 है, अगर O2 सेल के अंदर जा रहा है तो ये किसके प्रोसेस से जाता है? डिफ्यूजन. डिफ्यूजन
के ही थ्रू क्या होता है, यहाँ O2 इसके अंदर जाता है। डिफ्यूजन के ही प्रेजेंस, डिफ्यूजन जो हो रहा है ये किसको इंटर करने दे रहा है, O2 को। तो हमेशा जो O2 इंटर कर रहा है इस सेल के अंदर, उसके लिए कौन रिस्पांसिबिलिटी है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच गैसियस सब्सटेंसेस टेक प्लेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन और थ्रू द सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब जब भी पूछेगा डिफ्यूजन सेल के अंदर क्यों होता है और कैसे होता है, तो डिफ्यूजन क्या है सेल के अकॉर्डिंग, डिफ्यूजन उसको कहा जाएगा जिसके थ्रू गैसियस सब्सटेंसेस एक्सचेंज होता है, किसके द्वारा, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, उसी को क्या कहा जाएगा, डिफ्यूजन। जैसे एग्जांपल में किसके चीज को डिफ्यूज करता है सेल मेम्ब्रेन, O2 are diffused then after it entered inside the cell। अब ऑक्सीजन भी सेल के लिए क्या जरूरी है या नहीं, हाँ बिल्कुल, ऑक्सीजन भी सेल के लिए बहुत ही आवश्यकता है। जिस प्रकार हम लोग के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, ठीक उसी प्रकार सेल को भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए सेल को कहा जाता है बेसिक फंक्शनल यूनिट, क्योंकि सेल वह हर एक प्रोसेस फॉलो करता है जो किसी भी लिविंग सब्सटेंसेस को जीने के लिए आवश्यकता होता है। अब हमेशा याद रखिएगा जब गैसियस एक्सचेंज हो सेल मेम्ब्रेन के अंदर तो वह डिफ्यूजन के प्रोसेस से। अब आता है ओस्मोसिस। अब ओस्मोसिस क्या होता है, अब यहाँ क्वेश्चन उठता है ओस्मोसिस होता क्या है। अब ओस्मोसिस में क्या होता है, जो सेलेबल मॉलिक्यूल्स है वह इंटर करता है सेल के अंदर ओस्मोसिस प्रोसेस के अनुसार। अगर जो ओस्मोसिस हो रहा है सेल के अंदर, उसमें जो सेलेबल मॉलिक्यूल्स है जैसे प्रोटीन्स हो गया, जैसे शुगर का मॉलिक्यूल्स हो गया, दीज आर मॉलिक्यूल्स व्हिच आर इंटर्ड इनसाइड द सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस। यह ओस्मोसिस के ही द्वारा सेल के अंदर जाता है। अब क्यों, क्योंकि ओस्मोसिस हमें हमेशा वाटर सब्सटेंसेस को कंटेन करता है। ओस्मोसिस हमेशा किसको कंटेन करता है, वाटर को। वाटर सपोज कीजिए अगर ये प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स है, तो ये प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स क्या होता है, इस वाटर में मिक्स होता है और तब वाटर में मिक्स होने के बाद तब क्या जाता है सेल के अंदर इंटर्ड करता है। मतलब ऑस्मोसिस हमेशा कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को देखता है और डिफ्यूजन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को नहीं देखता है। ऑस्मोसिस हमेशा वाटर के प्रेजेंस पे होता है, डिफ्यूजन हमेशा गैसियस सब्सटेंसेस के प्रेजेंस पे होता है। आप हायर सेक्शन में जाइएगा या आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट जब 9th का पढ़िएगा तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस अच्छी तरह पढ़िएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी आपको इतना ही समझना है कि डिफ्यूजन हमेशा गैसियस सब्सटेंसेस का होता है सेल के अंदर और ऑस्मोसिस हमेशा वाटर सब्सटेंसेस का होता है सेल के अंदर थ्रू द किसके द्वारा, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। अब ऑस्मोसिस का 3 पार्ट्स हो जाता है। पहला हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तीसरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब ये जो दिख रहा है ये सपोज कीजिए हमारा आउटसाइड एक कंटेनर है। ये क्या है हमारा, सपोज कीजिए क्या चीज है, हमारा कंटेनर है। ये जो हमारा कंटेनर है इसमें बहुत सारा लिक्विड प्रेजेंट है, ठीक है, और एक सेल इसमें रखा गया है, ठीक है। अब ये सेल इसमें रख दिया गया, अब क्या होगा, यहाँ जो वाटर में सेल है, वाटर के अंदर जो ये सेल रखा गया है इस कंटेनर में, तो यहाँ ऑस्मोसिस प्रोसेस होगी। क्यों होगी, क्योंकि वाटर कंसंट्रेशन हमेशा क्या करता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस को फॉलो करता है, इसीलिए इस जगह ऑस्मोसिस प्रोसेस होगी। जब वाटर का फ्लो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होगा तो उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। यहाँ देखिए सेल के आउटर लेयर पे, सेल के सराउंडिंग में बहुत सारा लिक्विड प्रेजेंट है। ये क्या है, लिक्विड है, ये क्या है, लिक्विड है, बहुत सारा सॉल्यूशन है और इसमें सेल को रखा गया है
तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कहां ज्यादा है, इस आउटसाइड ऑफ द सेल में। अब जब आउटसाइड ऑफ द सेल में कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ज्यादा है तो ऑटोमेटिक आप जानते हैं वाटर का फ्लो हमेशा क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन ऑफ वाटर किधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है, तो इसमें से वाटर का फ्लो किस साइड डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो इसी को क्या कहा जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सेल मेम्ब्रेन और सेलेक्टिव permeable membrane that refers to the hypotonic solution। मतलब जब वाटर का फ्लो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन हो, किसके द्वारा, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसी को क्या कहा जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और आइसोटोनिक किसको होगा, जब देयर इज नो मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेल मेम्ब्रेन, इट रेफर्स टू द आइसोटोनिक। मतलब जब सेल के इस पार्ट में और इस पार्ट में इक्वल अमाउंट में वाटर फुल हो जाता है। सपोज कीजिए आप अगर जानते हैं कि हमारा सपोज कीजिए ये सेल है, ये क्या है, सेल है, और सेल के अंदर पानी का हमेशा रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ अभी ही बताए हैं कि जब सेल में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के वाटर फ्लो होगा थ्रू सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, उसको हाइपोटोनिक कहेंगे। जब कोई मूवमेंट नहीं होगा वाटर का, किसके द्वारा, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, उसको आइसोटोनिक कहेंगे। जैसे अगर सपोज कीजिए अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इनसाइड द सराउंडिंग इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इनसाइड द सेल आर इक्वल टू ईच अदर, देन देयर इज नो मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल। मतलब जब दोनों तरफ इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल हो तो क्या होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऑलवेज रेफर्स टू द देयर इज नो मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सेलेक्टिव permeable membrane, it refers to the isotonic solution। अब आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब क्या आता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक क्या होता है, कभी कभी रेयर कंडीशन में क्या होता है, सेल के अंदर बहुत सारा सॉल्यूशन या बहुत सारा लिक्विड अवेलेबल होता है। जब सेल वाटर सब्सटेंसेस लूज करता है तब वह क्या हो जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मतलब when cell loses water inside the surrounding, it refers to the hypertonic solution। इसी को क्या कहा जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब यह सेल के सपोज कीजिए इसके आउटर भाग में क्या है, आउटर भाग में वाटर अवेलेबल नहीं है। इस आउटर भाग में जब वाटर अवेलेबल नहीं है तो क्या कर रहा है, सेल के अंदर क्या है, वाटर बहुत ज्यादा अवेलेबल है, या क्या कर रहा है, धीरे 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 रिमूव कर रहा है। तो इसी को क्या कहा जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब दूसरा जो पॉइंट दिया है ये है मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट इन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। मतलब मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट से ही मतलब चलता है थ्रू द मीडियम। एम से मेडिएटेड भी होता है, एम से मीडियम भी होता है। मतलब मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट मतलब ऑलवेज रेफर करता है कि कोई भी मीडियम के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है यूजफुल सब्सटेंसेस, किसके अंदर, सेल के अंदर। सपोज कीजिए अगर ये सेल है, हमने अभी ही बताया डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, ये दोनों किसके, जब आप हायर सेक्शन में जाइएगा तो इसका क्लासिफिकेशन पढ़िएगा, मेडिएटेड ट्रांसपोर्टेशन का 3 टाइप्स पढ़िएगा, उसके बाद 2 उसका टाइप्स पढ़िएगा, एक पैसिव होता है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव में का भी कुछ पार्ट होता है और एक्टिव का भी कुछ पार्ट होता है। लेकिन आपको अभी मेडिएटेड ट्रांसपोर्टेशन में 2 ही बात स्पेशली जानना है, एक ऑस्मोसिस, दूसरा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस आर द एग्जांपल ऑफ मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। मैंने पहले इसलिए बता दिया ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट ऑलवेज
रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मीडिया। मतलब ये दो ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू सेल के अंदर यूजफुल सब्सटेंसेस इंटर करता है। ऑस्मोसिस ऑलवेज रेफर्स टू द concentration of water and diffusion always refers to the gaseous substances. Now mediated transport are divided into two parts. First of all, facilitated transport. Facilitated transport हमेशा किस चीज को कैरी करता है? प्रोटीन्स असिस्ट थ्रू मेम्ब्रेन। मतलब प्रोटीन्स को असिस्ट करता है मेम्ब्रेन के द्वारा। मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन्स थ्रू सेल मेम्ब्रेन, इट रेफर्स टू द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। मतलब जब भी सपोज कीजिए ये प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स का मॉलिक्यूल्स है। क्या है? प्रोटीन्स का मॉलिक्यूल्स। और यह हम बताए थे जितना भी प्रोटीन्स का मॉलिक्यूल्स हो या किसी भी चीज का मॉलिक्यूल्स हो वह ऑस्मोसिस के थ्रू किसके अंदर जाएगा? सेल के अंदर। तो यहाँ प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स जो सेल के अंदर जा रहा है ऑस्मोसिस के प्रक्रिया के द्वारा, उसी को क्या कहा जा रहा है? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। क्या कहा जा रहा है? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। दोस प्रोसेस थ्रू व्हिच प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स goes inside the cell through the process of osmosis, it refers to the facilitated transport। मतलब प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स इस सेल के अंदर जाता हो ऑस्मोसिस के द्वारा, then it refers to the facilitated transport। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब एनर्जी का सप्लाई हो सेल के अंदर, किसके द्वारा? सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, तो उसको क्या कहा जाएगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहा जाएगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑलवेज सप्लाई ऑफ एनर्जी थ्रू सेलेक्टिव permeable membrane through the process of osmosis, it refers to the active transport। डिफ्यूजन हमेशा क्या चीज को कहेगा? गैसियस सब्सटेंसेस को। लेकिन जब आप हायर सेक्शन में जाओगे तब आपको इसका क्लासिफिकेशन अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। पहले मैंने डिस्कस किया ऑस्मोसिस, दूसरा डिस्कस किया मैंने डिफ्यूजन। डिफ्यूजन समझ में आ गई। डिफ्यूजन हमेशा ऑक्सीजन को लेगा, ऑस्मोसिस हमेशा कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को लेगा। उसके बाद मैंने उसका पार्ट्स बता दिया। उसके बाद फैसिलिटेटेड और एक्टिव, दिस इज द पार्ट ऑफ ऑस्मोसिस through which proteins molecules are transferred through the cell membrane, that is called facilitated, and energy supplied through the cell membrane, that is called active transport। Now एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस क्या होता है? एक एमीबा का एग्जांपल लीजिए। एक एमीबा का एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है? या एमीबा का एग्जांपल लेते हैं। हम यहां क्यों एमीबा का एग्जांपल ले रहे हैं? क्योंकि एमीबा में जो यूजफुल सब्सटेंसेस इंटर्ड होता है वह कुछ अलग प्रोसेस से होता है। इसीलिए मैंने एमीबा का यहां एग्जांपल लिया एंडोसाइटोसिस में। लेकिन एंडोसाइटोसिस में एमीबा का एग्जांपल हमेशा लिया जाता है ताकि इजी वे में किसी भी स्टूडेंट को समझ में आ जाए। सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे एंडोसाइटोसिस क्या होता है। इंगेशन ऑफ मटेरियल थ्रू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इंगेशन ऑफ मटेरियल थ्रू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट रेफर्स टू द एंडोसाइटोसिस। मतलब एंडोसाइटोसिस उसको कहा जाएगा जब कोई भी चीज इंटेक करता हो, कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कोई भी चीज को इंटेक करता हो थ्रू सेल मेम्ब्रेन, इट रेफर्स टू द एंडोसाइटोसिस। सपोज कीजिए ये एमीबा है। क्या है? एमीबा। अगर एमीबा के अंदर कोई यूजफुल सब्सटेंसेस इंटर्ड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस का 3 पार्ट आ जाता है। एंडोसाइटोसिस का 3 पार्ट आ जाता है। सब में एक ही चीज कॉमन है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज कॉमन इन ईच टॉपिक। Now there are 3 parts of endocytosis. First of all phagocytosis, second of all photocytosis, third one receptor mediated endocytosis। अब क्या होता है इसको समझे पिक्चर के द्वारा। जब एमीबा, सपोज कीजिए ये एमीबा है, इसके अगर सराउंडिंग में कोई भी फूड मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है तो उसको जो इंटेक करता है दैट रेफर्स टू द
phagocytosis. Those process through which eating of cell through the cell membrane, it refers to the phagocytosis. मतलब जब कोई भी, अगर सपोज कीजिए इसके अगल बगल में कोई भी सेल यानी कि उसके लिए फूड मटेरियल है, अवेलेबल है, तो क्या करता है, इसको इंटेक करने की कोशिश करता है, दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस. फोटोसाइटोसिस, जब इसको अगल बगल में, जब इसके अगल बगल में सेल अवेलेबल रहता है, इसको खाने की कोशिश करने का ये विधि को क्या कहा जाता है, फैगोसाइटोसिस. Those process through which cell eating other dead cell or other cell, it refers to the phagocytosis. फोटोसाइटोसिस क्या होता है, जब इसे इंगल्फ कर लेता है, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बना लेगा और इसमें फूड मॉलिक्यूल्स आके अवेलेबल हो जाएगा, that refers to the photosynthesis. Drinking of the cell, drinking of the cell refers to the photosynthesis. अब है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस. अब क्या होता है, इसके जस्ट नीचे इस टाइप का रिसेप्टर रहता है, तो उसी वो क्या करता है, इस मॉलिक्यूल्स को रिसीव करता है. रिसीविंग ऑफ द सेल व्हिच आर engulfed by the surrounding, it refers to the receptor mediated endocytosis. मतलब जब ये रिसीव कर लेता है इस आउटसाइड से सेल मॉलिक्यूल्स को, उसी को क्या कहा जाता है, रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस सेकंड टॉपिक, उसी पॉइंट का सेकंड पॉइंट, एक्सोसाइटोसिस. एक्सो मतलब ही पता चलता है रिमूवल, एक्सो रेफर्स टू द रिमूवल. साइटोसिस मतलब थ्रू सेल मेम्ब्रेन, थ्रू सेल मेम्ब्रेन, और यह किसमें है, एमीबा में. जब एमीबा क्या करता है, जब कोई भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस का कोई भी मॉलिक्यूल्स को इनटेक कर लेता है, तब वह मॉलिक्यूल्स एनर्जी में कन्वर्ट होके जब अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है, उसको रिमूव करने को विधि को ही क्या कहा जाता है, एक्सोसाइटोसिस. The removal of undigested food from the cell through the cell membrane, it refers to the exocytosis. अब exocytosis का main function क्या है? What are the main function of exocytosis? Removing of undigested food. मतलब जो फूड इसमें बच गया है, जो फूड इसमें बच गया है, वह इस एमीबा के लिए या इसके लिए क्या है, वेस्ट है, तो ये क्या होता है, रिमूव हो जाता है. रिमूवल ऑफ वेस्टेज फूड फ्रॉम द सेल थ्रू द सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन रेफर्स टू द एक्सोसाइटोसिस. इसी को क्या कहा जाता है, रिमूविंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. अब एक काम इसका ये भी होता है, रिलीजिंग ऑफ हार्मोन्स. अब ये क्या रिलीज करता है, हार्मोन्स को भी रिलीज करता है, किसके द्वारा, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा.